हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कोशिका क्या होती है। कोशिका के बारे में हम देखते हैं। तो कोशिका हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। कोशिका का साइंटिफिक नेम होता है साइटो। और जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। तो 1600 सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। उन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी से एक छोटे से एक कार के टुकड़े पर मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकृति को देखा था और उन्होंने उस आकृति को कोशिका का नाम दिया था। तो उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वे मरी हुई कोशिकाएं थी। तो कोशिका का जनक हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं और 1665 ईस्वी में उन्होंने कोशिका का खोज किया था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटिनो और लीवेनहॉक ने किया था। एंटिनो और लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज किया था। अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत क्या होता है। तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई। स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि हमारी शरीर कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। उन्होंने सिद्धांत दिया था कि हमारी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज की होती है और सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। और सबसे बड़ी की बात करें ओवरऑल में तो शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अगर हम मानव में बात करें कि मानव की सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है और बड़ी कोशिका किस चीज की होती है और सबसे लंबी कोशिका, तो मानव में अगर हम देखें सबसे छोटा कोशिका की बात तो स्पर्म में सबसे छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे केवल मेल में पाए जाते हैं। स्पर्म मेल में पाए जाते हैं। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें मानव में तो मानव के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है जो फीमेल में पाया जाता है। मानव कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों हो जाता है। तो मेल में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म पाया जाता है और फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाए जाते हैं। अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें कि सबसे लंबी कोशिका किस चीज की होती हो तो न्यूरॉन की कोशिका सबसे लंबी होती है। न्यूरॉन हमारे माइंड में पाया जाता है, इसकी कोशिका सबसे लंबी होती है। अगर हम जिसमें विभाजन नहीं होता उन कोशिकाओं की बात करें तो न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता। जो हमारे दिमाग में माइंड में की कोशिकाओं में विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। अगर जैसे कि हमारे माइंड में चोट लग जाता है तो वहाँ जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि हमारे माइंड में न्यूरॉन की जो कोशिकाएं होती है उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। और सबसे तेजी से विभाजन देखिए किस कोशिका में, कहाँ की कोशिकाओं में सबसे तेजी से विभाजन होता है तो लीवर की कोशिकाओं में सबसे तेजी से विभाजन होता है। अगर लीवर में हमारे चोट लग जाए, टूट फूट जाए तो इतने तेजी से कोशिकाओं का विभाजन होता है कि जल्दी से सही हो सकता है, अपने आप जल्दी से सही कर लेता है। कोशिका विभाजन का मतलब आखिर होता क्या है? कोशिका विभाजन, एक कोशिका जब टूट के अपने जैसे एक और कोशिका का निर्माण कर देती है तो उसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ चोट लग गया, यहाँ चोट लगने का मतलब कि दिमाग के अंदर की कोशिकाओं का विभाजन होता ही नहीं है। अगर यहाँ चोट लगेगा तो जल्दी सही ही नहीं होगा। अगर बॉडी के अदर कई पार्ट में हम देखें कि मान लीजिए यहाँ हमको चोट लग गया, यहाँ हमको चोट लगा है तो यहाँ की कोशिकाएं, समझो कि अगर हमको यहाँ से धक्का लगा और यहाँ की कोशिकाएं कुछ न कुछ कोशिकाएं मर गई होंगी, तो यहाँ कोशिकाएं, जब यहाँ की कोशिकाएं अलग, यहाँ के आजू बाजू की जो कोशिकाएं होंगी वो अपने में विभाजन करेंगे और अपने जैसे एक कोशिका का और निर्माण करेंगी, तो वो कोशिकाएं यहाँ के घाव को जल्दी से भर देती हैं और कुछ बना लेती हैं। अगर हम कोशिका छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं और फिर छोटे से उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग जैसे आँख, कान, नाक, लीवर, फेफड़ा इत्यादि जैसे अंग का निर्माण करते हैं। और फिर जब अंग मिल जाते हैं तो एक ओवरऑल बॉडी का निर्माण करते हैं। अब हम सेल के बारे में आगे देखते हैं कि सेल क्या है। अब हम देखेंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है और कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है और कोशिका भित्ति क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पादप में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधे इत्यादि, और जंतु जैसे कि हम और आप, भेड़ बकरी जानवर इत्यादि जो भी होते हैं जंतुओं में भी पाए जाते हैं और पादप में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है।
कोशिका झिल्ली बनी किस चीज की होती है? तो कोशिका झिल्ली एक्चुअली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। कोशिका के जितने अंग होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के जितने अंग होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है उसको हम देखते हैं। कोशिका भित्ति केवल बस पादप में पाया जाता है। केवल बस कहाँ पाया जाता है? पादप में ही पाया जाता है। पादप मतलब कि जीव जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे में ही केवल पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? तो कोशिका झिल्ली सेलुलोज का बना होता है। कोशिका झिल्ली किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का होता है, जो उसको सुरक्षा आकार प्रदान करता है। तो कोशिका झिल्ली इस सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसमें इसकी सुरक्षा के लिए डबल झिल्ली होती है। जैसे इसके ऊपर पादपों में इसकी सुरक्षा के लिए ऐसे डबल झिल्ली होती है जो केवल पादपों में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो पेड़ पौधों को सुरक्षा और आकार प्रदान करती है। तो हमने देखा कोशिका झिल्ली के बारे में देखा और कोशिका भित्ति के बारे में देखा। अब बारे में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन सांस को, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है, और जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है तो उसमें एक चक्र चलता है, उसमें एक सर्किट चलता है, चक्र चलता है, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स चक्र। जब उसमें क्रिप्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जब ग्लूकोज का निर्माण, तो वही ग्लूकोज हमको शक्ति प्रदान करता है, हमको पावर प्रदान करता है, चलने घूमने फिरने बोलने की शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गाल्जी बॉडी क्या होता है। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम क्या होता है कि ऊर्जा को इधर उधर पहुंचाना, जहां हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो उसको वहां पहुंचाना, उसको वहां देना, इसका परिवहन का काम होता है। तो गाल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर में कहीं ऊर्जा की कमी हो जाए तो गाल्जी बॉडी मेंटेन करने का काम करता है कि कहीं भी किसी भी अंग को ऊर्जा की कमी ना हो, वो मेंटेन करने का काम करता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमें एनर्जी कहाँ लग रही है? बोलने में एनर्जी लग रही है। अगर यहाँ हमको एनर्जी ना मिल पाए, अगर यहाँ की एनर्जी खत्म है तो हम कैसे बोल पाएंगे? तो इसी चीज को मेंटेन करने का काम गाल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा को जहाँ जरूरत होती है वो वहां तक पहुंचाता है। अब हम देखते हैं कि राजधानी क्या होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो वैक्यूल्स में जल संग्रहित होते हैं। हमारे शरीर में के अंदर जो भी पानी पाए जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे शरीर में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आखिर वो होते कहाँ हैं? तो वो वैक्यूल्स में स्थिर होते हैं, राजधानी के अंतर्गत अंदर पाए जाते हैं। राजधानी के अंदर जल संग्रहित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में ऊर्जा परिवहन का काम करता है, जहाँ ऊर्जा की कमी हो तो वहाँ पहुँचाता है, और वैक्यूल्स हमें पानी एकत्रित होता है, जल संग्रहित होता है। अच्छा, इसके आगे हम देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम के बारे में समझते हैं। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन मतलब कि कोशिका टूट के एक अपने जैसे कोशिका का और निर्माण कर देना, कोशिका विभाजन कहलाता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर के अंदर होता है। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन लीवर में होता है, और ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुना है कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। जब कोशिकाएं ज्यादा विभाजन करती हैं तो उसी से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो हमारे दिमाग में 10% गिलियल सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें कभी कभी कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होने लगता है कि 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं, 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं, और 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। 10% गिलियल सेल पाए जाते हैं जिसमें कभी कभी कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होने लगता है, इसीलिए हमें ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्टकट ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर ऐसे छोटी छोटी कंकाल की तरह निकली होती हैं, जो हमारे कोशिकाओं को पिचकने से दबने से रोकती हैं, जिससे हमें आंतरिक सहायता प्रदान करती हैं। तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो पार्ट होते हैं। एक को हम खुरदुरा वाला पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है। एक रफ पार्ट होता है और एक स्मूथ पार्ट होता है। तो रफ वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो इस खुरदुरे पॉइंट जो पाए थे, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। इसको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका में प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो स्मूथ वाले पार्ट होते हैं, जो स्मूथ वाले पार्ट में वो वसा का निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। आगे हम राइबोसोम के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम की खोज पैलोडो नामक वैज्ञानिक ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में खुरदरा वाला भाग होता है, उसको हम खुरदरा वाला जो भाग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे डीएनए और आरएनए क्या है। इसको हम क्रोमोसोम को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। केंद्रक में प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है और 10% में अदर चीजें पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं केंद्रक के अंदर क्या क्या आता है। केंद्रक में माइक्रोकांडी आता है, गाल्जी बॉडी आता है, वैक्यूल्स आता है, क्रोमोजोम आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है और राइबोसोम आते हैं। तो माइक्रोकांडी का काम क्या है कि ऊर्जा, इसको हम पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। और गाल्जी बॉडी क्या होता है कि ऊर्जा का परिवहन करता है, जहां हमें शरीर में ऊर्जा की कमी होती है वहां पहुंचाता है। और वैक्यूल्स क्या होता है, इसमें जल एकत्रित होता है, हमारे शरीर में जल की कमी नहीं होने देता है। और क्रोमोसोम का काम क्या है कि क्रोमोसोम कोशिका का विभाजन करता है, जहां में कहीं कोशिकाओं की कमी होती है वहां कोशिका का विभाजन करके उसको पूर्ति करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, खुरदरा भाग होता है कि स्मूथ वाला भाग होता है। जो खुरदरा वाला भाग होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो स्मूथ वाला भाग होता है वसा का निर्माण करता है, तेलीय पदार्थ का निर्माण करता है। राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में देखते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुब्बे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम का काम होता है कोशिकाओं को मारने का काम करता है, जैसे कि जल अपघटक एंजाइम द्वारा कोशिकाओं को मारने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए, अगर वो कोशिकाएं जब मर जाती हैं तो उसको लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम द्वारा जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव करके कोशिकाओं को मार देता है और उसका पाचन कर जाता है। एक कोशिकाओं का पाचन भी करता है। जैसे कि अगर हमें कहीं चोट लगी हो, अगर हमको कहीं यहाँ से चोट, मान लो हमको यहाँ चोट लग गई, यहाँ की जितनी भी कोशिकाएं जब मर जाती है तो यहाँ काला काला हमको दिखाई धब्बा पड़ता है। तो सही कैसे होता है, वहाँ कोशिकाओं का विभाजन होने लगता है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। और जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, अगर उसमें मरी हुई कोशिकाओं का काम क्या होता है कि लाइसोसोम उस पर जल अपघटक एंजाइम द्वारा मरी हुई कोशिकाओं का पाचन करता है, उस पर छिड़काव करके उनको नष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कोशिका के अंदर कोई भी काम नहीं करता है। माइक्रोकांडिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, एंडिकुलर रेटिकुलम, लाइसोसोम जब नहीं काम करते तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने में से जल अपघटक एंजाइम से फेंक के उस कोशिकाओं को मार देता है। मतलब कि लाइसोसोम का काम होता है कोशिकाओं को मारने का काम करता है। जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको पाचन करने का काम करता है। लाइसोसोम का काम होता है कोशिकाओं का पाचन करना।